तो बच्चों, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं थर्मोमेट्री का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि थर्मोमेट्री होता क्या है। तो देखो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें अपन किसी भी बॉडी का टेम्परेचर का मेजरमेंट करें तो अपन उसको बोलते हैं थर्मोमेट्री। ये जो है थर्मल फिजिक्स के अंदर आता है। ठीक है, देखो अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर जो होता है किसी भी बॉडी का जो है हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को बताता है। टेम्परेचर होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। अगर अपन जानते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो होता है 310.15 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो यहाँ एनटीपी और एसटीपी की बात करें तो देखो एनटीपी मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका फुल फॉर्म होता है। देखो जो अपन टेम्परेचर लेते हैं वो होता है 273.15 केल्विन, या इसी को अपन बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की बात आती है कि थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि अगर दो बॉडी से कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हीट का ट्रांसफर तब होता है जब क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जैसे अपन जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का जो ट्रांसफर होता है वो डिफरेंस के चलते होता है। जैसे अपन जानते हैं कि करंट का ट्रांसफर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के चलते होता है। उसी तरह जब तक दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ना आए बच्चों तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो अगर दो बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो अपन उसको बोलेंगे कि दोनों बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर हीट का ट्रांसफर दोनों बॉडी से नहीं हो रहा है तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। मान लो कि एक बॉडी है, अगर दोनों बॉडी से, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है बी, तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, जैसे इसका भी टी है इसका भी टी है, तो इससे जो होगा नो हीट ट्रांसफर। क्या होगा? नो हीट ट्रांसफर। इस केस में जो है हीट का ट्रांसफर नहीं होगा बच्चों ना। तो हीट का ट्रांसफर अगर दो बॉडी से नहीं हो रहा है तो अपन बोलेंगे कि जो दोनों बॉडी हैं बच्चों वो जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब अपन बात करने जा रहे हैं, एक लॉ आता है जीरोथ लॉ। क्या होता है? जीरोथ लॉ, उसकी बात कर लेते हैं। देखो जीरोथ लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। लिखो हेडिंग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। देखो जीरोथ लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो कि कोई एक बॉडी है, जैसे मान लो तीन बॉडी यहाँ लेता हूं मैं, एक बॉडी यहाँ, एक बॉडी लिया, यहाँ दो बॉडी लिया और यहाँ तीन बॉडी लिया। चलो इसको मैं लिया ए, इसको सी लिया और इसको बी लिया। देखो जो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है ये है कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, और बी और सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। क्या स्टेटमेंट है कि अगर ये दोनों बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्या है? अगर ये दोनों बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिमिलरली अगर ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये इसके साथ थर्मल है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी आपस में क्या होगा? ये जो होगा ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्या रहेंगे? ये भी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो देखो इस स्टेटमेंट को आसानी से लिखा जा सकता है कि अगर ए और बी बॉडी किसी बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो आपस में ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ का। तो लिख लो इफ बॉडीज ए एंड बी are each
in thermal equilibrium with C, then system, या लिख लो then body A and B are in थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, ए और बी जो है आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये लॉ है जीरोथ लॉ का, ये है जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट। देखो अपन अगर टेम्परेचर की मेजरमेंट की बात करें तो अपने को पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? चलो, जो दूसरा है वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए अपन किसकी एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। देखो चलो, अगर मान लो कि कोई भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से, तो उसको अपन बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। द चेंज इन properties of material due to change in temperature, then this property is known as थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोमेट्रिक। मतलब अगर मटेरियल में अगर टेम्परेचर का वेरिएशन करें बच्चों, तो मटेरियल में जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर चेंज होने के चलते चेंज हो रही है उसको अपन बोलेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अपन कितने तरीके का स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर का मेजरमेंट किया। तो हेडिंग लिखो डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। बहुत सारे स्केल का यूज करते हैं टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए, तो मैं लिखने को यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ लिख रहा हूँ स्केल, ठीक है, यहाँ सिंबल लिख रहा हूँ, LFP, ठीक है, और UFP, यहाँ UFP लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डिवीजन। क्या लिख रहा हूँ? नंबर ऑफ डिवीजन। देखो जो पहला स्केल है वो है सेल्सियस स्केल। क्या है? सेल्सियस स्केल। इसका जो होता है सिंबल वो होता है डिग्री सेल्सियस। इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है, LFP का मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 डिग्री। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हुए? 100। सिमिलरली जो दूसरा स्केल है बच्चों वो है फ़ारेनहाइट। जो दूसरा स्केल है वो है फ़ारेनहाइट। क्या? फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट है बच्चों, इसका सिंबल जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो अपर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें देख लो नंबर ऑफ स्केल्स कितने आएंगे। टोटल जो स्केल्स आ रहे होंगे घटाने पे वो आ रहा होगा 180। जो तीसरा है वो है केल्विन। क्या है बच्चों? केल्विन स्केल। इसको अपन के से दिखाते हैं। इसमें जो सबसे लोअर होता है वो होता है लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 केल्विन, और जो अपर होता है वो होता है 373.15 केल्विन। जो नंबर ऑफ स्केल्स होते हैं वो होते हैं 100। तो ये बात अपने को याद रखना है कि अपन जो है मेनली 3 स्केल यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? 3 स्केल यूज कर रहे हैं। 3 स्केल। पहला स्केल क्या है बच्चों? यहाँ याद रखना, यहाँ लिख लेना LFP का मतलब लोअर
फिक्स पॉइंट, क्या है LFP का मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, UFP का मतलब अपर फिक्स पॉइंट, क्या है अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द स्केल्स, कि स्केल्स के बीच में रिलेशन क्या आता है, रिलेशन बिटवीन स्केल्स, जितने भी ये तीनों स्केल्स थे इनके बीच में रिलेशन देखने जा रहे हैं। देखो अपन कन्वर्जन का तरीका, जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे लिखते हैं, ये जो कन्वर्जन होता है उसको अपन कैसे फॉर्मूले में यूज करते हैं। देखो जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो ये आता है कि रीडिंग ऑन एनी स्केल, किसी भी स्केल पे आप रीडिंग लो जिसको आपको कन्वर्ट करना है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। देखो जो हर एक के केस में हमने लोअर फिक्स पॉइंट रखा है उसको आपको याद रखना है। लोअर फिक्स पॉइंट जो फॉर्मूला बनता है डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। लोअर फिक्स पॉइंट ये ऐसा ना, लोअर फिक्स पॉइंट ये जो होगा ये कांस्टेंट होगा फॉर ऑल स्केल, ठीक है। तो देखो अपने को स्केल पता है, ये जो फॉर्मूला है ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है। चलो इस बिहाफ पे अपन फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं एक छोटा सा। देखो जैसे मान लो मेरे को सेल्सियस स्केल का कन्वर्जन जो है करना है, तो अपने को पता है कि ये जो फॉर्मूला है हर एक स्केल के लिए कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, रीडिंग ऑन एनी स्केल, तो मैं यहाँ डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूँ C, ठीक है। C माइनस लोअर फिक्स, C के केस में लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 0, तो C माइनस 0 डिवाइडेड बाई, देखो अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस के केस में 100, तो 100 माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट है सबके लिए तो सबके लिए फॉर्मूला रहेगा। देखो अब मैं लिख दूंगा फ़ारेनहाइट, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 32 डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट कितना है 212 माइनस 32 इज इक्वल टू केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में कितना है K माइनस लोअर कितना है 273.15, अपर कितना है माइनस लोअर कितना है ये। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो बच्चों तो एक सिंपल कंक्लूजन पे जाओगे, क्या जाओगे, एक सिंपल कंक्लूजन पे जाओगे, वो जो कंक्लूजन होगा उसी का अपन यूज करेंगे। मैंने तो ये आपको बताया कि कन्वर्जन जो होगा, ये जो कन्वर्जन है वो सब स्केल के लिए सेम है। तो जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो आता है C डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू आपको आ रहा होगा K माइनस 273 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा होगा, देखो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आ रहा होगा 5। तो अपन इसका यूज करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्जन इसके लिए। जैसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, जैसे एक छोटा सा सवाल बनाता हूँ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट। चलो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस का फॉर्मूला C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 5/9 F माइनस इतना आ रहा होगा ना डिवाइडेड बाई 9। देखो अगर आपको ग्राफ खींचना है तो आप इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू mx, ठीक है, प्लस C से। तो जो ग्राफ आपको मिल रहा होगा, देखो यहाँ स्लोप के जगह पे कितना मिल रहा है, स्लोप के जगह मिल रहा है 5/9, ठीक है, क्योंकि x को मैंने क्या माना है, x को माना f और c को y एक्सिस से प्लॉट करने जा रहा हूँ, और जो इंटरसेप्ट मिल रहा है वो नेगेटिव है ना 160/9। तो अगर इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो देखो ग्राफ कैसे बन रहा होगा। देखो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या फ़ारेनहाइट स्केल को मेजर किया ना। चलो तो देखो ये जो ग्राफ बन रहा होगा
वो कैसे बन रहा होगा, देखो ये फ़ारेनहाइट, ये डिग्री सेल्सियस लिखा ना, इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है बच्चों, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ये ऐसे क्या होगा, ठीक है। यहाँ जब डालोगे एफ सी की वैल्यू 0 डालोगे तो एफ की वैल्यू देख लेना कितना आ रहा है, एफ की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो इंटरसेप्ट है ये है 160 डिवाइड बाई 9 डिग्री सेल्सियस ना, ये इतना वैल्यू है। तो ये है ग्राफ किसके बीच में। सिमिलरली आप ग्राफ सेल्सियस और केल्विन में ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि किसी भी बॉडी का एक्सपेंशन होता क्यों है, कि किसी भी बॉडी को हीट करें तो याद रखना कि अगर कोई बॉडी हीट होता है, अगर उसका स्टेट चेंज ना हो बच्चों, अगर बॉडी को हीट करें और उसका स्टेट चेंज ना हो तो होता क्या है कि वो थर्मली एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। थर्मली क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है। तो ये होता क्यों, देखो किसी भी बॉडी को अगर हीट करते हैं बच्चों तो होता क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं उनके अंदर जो अंदर वाइब्रेशंस हो रहा होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही वाइब्रेशंस बढ़ेगा बच्चों तो होगा क्या कि एनर्जी ऑफ एटम जो है बढ़ जाएगा, अंदर जो है एटम की एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही एटम की एनर्जी बढ़ती है बच्चों तो एटम्स के बीच का जो वाइब्रेशंस बढ़ेगा, उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है बच्चों वो बढ़ने लगता है। जैसे ही एटम्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो मॉलिक्यूल और एटम है जिस मैटर में है वो मैटर क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा। तो यही रीजन है कि मैटर जो है एक्सपेंड कर सकता है। क्या है कि इसे मान लो कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैं जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो होगा क्या कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जो वाइब्रेशंस होगा वो बढ़ेगा। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ एटम बढ़ेगा। तो होगा क्या, एनर्जी ऑफ एटम जो होगा वो बढ़ने लगेगा। जब एनर्जी ऑफ एटम बढ़ेगा बच्चों तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स बढ़ने लगेगा। क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स जो है वो बढ़ने लगेगा। और जब डिस्टेंस बढ़ गया बच्चों तो होगा क्या, वो मैटर जो है एक्सपेंड कर गया, वो मैटर क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। लेकिन इस स्टेट में जो है बच्चों याद रखना कि इस स्टेट में होगा क्या कि नो चेंज इन स्टेट जो होगा, मैटर जो को हीट करेंगे तो विदाउट चेंज इन स्टेट ये सब काम होगा, विदाउट चेंज इन स्टेट ये काम होगा। याद रखना जो थर्मल एक्सपेंशन होता है बच्चों वो सॉलिड में कम होता है। क्यों होगा, सोचो, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सॉलिड में वो ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ लिख लो कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन जो होगा वो मिनिमम इन सॉलिड। क्यों होगा ऐसा, सॉलिड ड्यू टू मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स उनके बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन इज, इसमें मोर मत लिखो, लेस होगा ना, ड्यू टू मोर, ठीक है मोर, इसमें होगा थर्मल एक्सपेंशन इज मोर इन गैस, गैसेज में जो है थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ये बात अपन जानते हैं, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बात पता है। देखो तो अगर अपन सॉलिड को टेम्परेचर दे रहे हैं तो उनमें जो एक्सपेंशन होगा वो कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू गैसेज और लिक्विड, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो, मान लो कोई सॉलिड है, अगर आप सॉलिड को एक्सपेंड करते हो
अगर सॉलिड एक्सपेंड हो रहा है तो वो एक डायमेंशन में हो सकता है, 2 डायमेंशन में हो सकता है और तीनों डायमेंशन में उसका एक्सपेंशन हो सकता है। अगर एक डायमेंशन में एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, अगर मान लो कि एक डायमेंशन में एक्सपेंशन हो रहा है तो अपन बोलेंगे इसको लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अपन उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। जो 2 डायरेक्शन में होगा उसको अपन बोलेंगे सुपरफिशियल, सुपरफिशियल या एरियल, एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है, एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे। और इसको अपन बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें वॉल्यूम 3 डायमेंशन जो है वो क्या हो रहा है, 3 डायमेंशन जो है बच्चों वो चेंज हो रहा है। तो 3 डायमेंशन से क्या बनेगा? वॉल्यूम, और 2 डायमेंशन से एरिया। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। देखो, लेकिन जो लिक्विड होगा बच्चों, लिक्विड या गैस होगा, इसमें सिर्फ एक ही चेंज आएगा, वो आएगा वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसमें जो है लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं होता है लिक्विड और गैस के केस में। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। देखो, अब अपन बात करने जा रहे हैं सॉलिड का केस लेते हैं, लीनियर एक्सपेंशन का। क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों? लीनियर एक्सपेंशन। कि लीनियर एक्सपेंशन होता क्या है? देखो, लीनियर एक्सपेंशन, अपने को ये बात पता है कि कोई भी अगर सॉलिड है, अगर उसको अपन हीट करते हैं तो उसका एक डायमेंशन चेंज होगा। मतलब मान लो कि ये पहले ओरिजिनल लेंथ था एल नॉट, जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो इसका लेंथ जो है चेंज हो गया। क्या हो गया? इसका लेंथ जो है ये चेंज होके क्या हो गया? एल हो गया। तो एल बराबर एल नॉट प्लस डेल्टा एल लिख रहा हूँ। देखो, तो यहाँ एल नॉट क्या है? एल नॉट जो है इसका ओरिजिनल लेंथ था जब मैंने हीट नहीं किया था। ये क्या था? ये था ओरिजिनल लेंथ जब मैंने हीट नहीं किया। अब ये क्या हुआ? ये डेल एल क्या है? चेंज इन लेंथ, कि हीट करने के बाद जो है लेंथ में कितना चेंज आया। और ये क्या है बच्चों? ये है फाइनल चेंज। हाँ, ये है फाइनल लेंथ आफ्टर हीटिंग, ये फाइनल लेंथ है। चलो, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। तो देखो, यहाँ लिख लो कि when solid is heated, when solid is heated and its length is changed, अगर उसका लेंथ चेंज होता है, is known as लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं उसको अपन? लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। देखो, यहाँ अगर अपन चेंज इन लेंथ निकालें तो याद रखना, जो चेंज इन लेंथ का आता है फॉर्मूला, यहाँ जो चेंज इन लेंथ है बच्चों, जो चेंज इन लेंथ है उसको अपन डेल एल से दिखाएं। तो याद रखना, डेल एल इज इक्वल टू होगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आएगा चेंज इन लेंथ का। यहाँ एल नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ बिफोर हीटिंग। अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या है? लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है बच्चों? डेल्टा टी है वो है टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कितना चेंज करना पड़ेगा इतना। अब देखो, अगर चेंज इन लेंथ इतना है तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइनल लेंथ कितना होगा। क्या बच्चों, क्या पूछा जाएगा? फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ का मतलब एल निकालना है। तो एल बराबर कितना होगा? एल नॉट प्लस अल्फा, सॉरी, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। चलो, एल नॉट प्लस डेल्टा एल का फॉर्मूला है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से एल नॉट कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये आ रहा होगा फाइनल लेंथ। क्या रहा है बच्चों? फाइनल लेंथ। चलो, अब आपसे पूछा जा सकता है
की सी पॉइंट है वो है अल्फा। अल्फा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। देखो पहले फॉर्मूले से अल्फा निकाल सकते हो, तो पहले फॉर्मूले से अल्फा निकालोगे तो डेल एल डिवाइडेड बाई एल नॉट डेल्टा टी आ रहा होगा। अगर इसकी यूनिट की बात करोगे तो एल नॉट गया, डेल्टा टी का जो यूनिट होगा उसका इनवर्स, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे तो टेम्परेचर का इनवर्स, मैं इसको थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, थीटा इनवर्स ये आ रहा होगा। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो। अब जो दूसरा बात है बच्चों वो है अगर सुपरफिशियल एक्सपेंशन या इसी को अपन और नाम देते हैं एरियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एरियल एक्सपेंशन, या सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो या एरियल एक्सपेंशन हो। एरियल एक्सपेंशन में क्या होगा कि अगर बॉडी को अपन टेम्परेचर दे बच्चों तो होगा क्या कि उसका अगर एरिया चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? अगर एरिया चेंज हो रहा है तो अपन इस एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल। एरिया चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे बच्चों? सुपरफिशियल। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, एल नॉट है, मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो ये चेंज आया, यहाँ डेल्टा एल और यहाँ भी डेल्टा एल। तो देखो दो डायमेंशन में चेंज हुआ तो मैं बोलता हूँ ये ए नॉट है और ये जो फाइनल एरिया है वो ए है। तो अपन यहाँ कैसे लिखेंगे? अगर देखें तो जो पहला पॉइंट होगा वो होगा चेंज इन एरिया कितना आया। चेंज इन एरिया का मतलब कितना हुआ? चेंज इन एरिया का मतलब हुआ डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब हुआ बच्चों कि पहले जितना था बीटा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे देखो बीटा, वहां पे लीनियर एक्सपेंशन में मैंने अल्फा लिखा था, यहाँ मैं बीटा लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? बीटा लिख रहा हूँ। तो देखो अगर अपन इसी में पूछे हैं कि फाइनल बताओ, बी नंबर पूछे हैं कि फाइनल एरिया बताओ, तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया प्लस चेंज इन एरिया। तो ए नॉट प्लस ए नॉट इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। तो फाइनल एरिया आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ जो बीटा है बच्चों ये है कोफिशिएंट ऑफ, ये जो बीटा है ये है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। देखो अगर अपन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन लिखे तो कैसे लिखेंगे? सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा को पहले फॉर्मूला से लिखो, तो बीटा बराबर हो जाएगा, देखो बीटा जो पहला है फॉर्मूला ये आएगा डेल्टा ए डिवाइड बाई ए नॉट इंटू डेल्टा टी। ए नॉट गया, अभी भी जो बच्चों इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका होगा, ठीक है, इसका जो यूनिट होगा ये, तो इसका यूनिट कैंसिल आउट हो रहा, बच क्या रहा है? तो अगर यूनिट ऑफ बीटा देखोगे तो ये अभी भी वही आ रहा है जो लीनियर एक्सपेंशन का रहा होता, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हो, अगर इसका डायमेंशन देखोगे तो वापस वही आएगा थीटा का इनवर्स। थीटा में यहाँ टेम्परेचर के लिए नोट किया हूँ। देखो अगर मान लो किसी भी सॉलिड को आप हीट करते हो तो अगर 3D एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। क्या चेंज हो रहा होगा बच्चों? वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। तो देखो जो तीसरा बात करने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ये L0 है, ये L0 है और ये L0 है,
अगर एक्सपेंशन करते हो तो होगा क्या कि इसका वॉल्यूम चेंज होएगा। तो पहले वॉल्यूम वी नॉट था, अब जो चेंज आया वो डेल्टा वी का आया और फाइनल वॉल्यूम जो है वी है। तो इस केस में आप चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखोगे? चेंज इन जो वॉल्यूम होगा बच्चों उसको मैं डेल्टा वी से दिखा रहा हूँ। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, याद रखना, वी नॉट इंटू गामा डेल्टा टी होगा। क्या होगा? वी नॉट इंटू गामा डेल्टा टी। यहाँ पे गामा क्या, वी नॉट क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ गामा क्या है बच्चों? जो गामा है वो है कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या? टेम्परेचर डिफरेंस। देखो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा? जो फाइनल वॉल्यूम होगा बच्चों वो वी से दिखाया हूँ, तो वी नॉट प्लस डेल्टा वी, यहाँ फॉर्मूला डालोगे तो वी नॉट प्लस वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो ये जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा होगा वो आ रहा होगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इतना आ रहा होगा। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा की। तो जो तीसरा बात है वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा की। देखो पहले फॉर्मूले से देखोगे तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई वी नॉट इंटू डेल्टा टी, ये आ रहा होगा। देखो इसकी यूनिट की बात करोगे तो यूनिट कितना आएगा? देखो ये इसका यूनिट कैंसिल हो रहा हुआ तो वापस डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स आ रहा होगा। अगर इसका डायमेंशन की बात करते हो तो देखो डायमेंशन कितना आ रहा होगा? थीटा इनवर्स आ रहा होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बिहाफ पे अपन एक रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन ये जो तीनों एक्सपेंशन के कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। याद रखना अल्फा बराबर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालोगे तो 1:2:3 आता है। तो अपन आगे बात करेंगे कि कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करके अपन सवाल को बनाते हैं या सवाल को फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों।